हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हर्पीज जो इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है। पहले हम देखेंगे कि हर्पीज इन्फेक्शन होता कैसे है, ठीक है, कितने टाइप के हर्पीज वायरस हमारे पास हैं, हर किसी के बारे में थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि हर्पीज अगर वायरस हमारी सेल के कांटेक्ट में आता है तो ये किस तरीके से हमारी सेल को इन्फेक्ट करता है, उसकी पूरी साइकिल को हम देखेंगे, क्योंकि उसी साइकिल के को जानने के बाद हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है। ठीक है, जो यानी कि हम कह सकते हैं जो ड्रग यूज होती है हर्पीज के ट्रीटमेंट में, वो उसी साइकिल पे काम करती है। ठीक है, तो इसलिए हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द बेसिक्स। तो सबसे पहले हर्पीज जो है आपका इन्फेक्शन, आपको ध्यान में रखना है ये एक वायरल इन्फेक्शन है और इसका जो वायरस होता है वो कैसा वायरस है भाई, वो डीएनए वायरस है। जैसे इन्फ्लुएंजा, एचआईवी में हमने देखा था ये आरएनए वायरस की वजह से होते हैं। इसका वायरस क्या है, आपका डीएनए वायरस है, यानी कि इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या है, आपका डीएनए है। ठीक है, डीएनए है। तो मैं यहीं पे बना देती हूँ। सपोज ये आपकी कैप्सिड है, तो कैप्सिड के अंदर जो आपका न्यूक्लियर मटेरियल है वो क्या है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक हो गया। इसके अलावा देखो और क्या क्या चीजें होती हैं, फटाफट से देख लेते हैं वायरस के स्ट्रक्चर को। इसी कैप्सिड के बाहर एक और लेयर होती है आपकी, जिसको हम क्या बोलते हैं, टैग्यूमेंट बोलते हैं। ठीक है, चलो इनके नेमिंग फटाफट से दे देते हैं, है ना। ये ब्लैक कलर से जो मैंने लेयर शो की है ये हमारी कैप्सिड हो गई वायरस की। रेड लाइनिंग जो है ये इसके कैप्सिड के बाहर जो होती है ये होती है टैग्यूमेंट। ठीक है, और फिर इसके बाहर से भी एक और हमारी लेयर होती है जिसको हम आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं, लाइक दिस। ये हमारी आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर लिपोइडल मेम्ब्रेन, लिपिड की मेम्ब्रेन है ये आपकी बेसिकली, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया कि जो ये आउटर मेम्ब्रेन होती है ये वायरस की अपनी नहीं होती है, ये इसने होस्ट से ली होती है। ये वायरस जो आज एक सेल को इन्फेक्ट करने वाला है, इसने पहले भी किसी को इन्फेक्ट किया होगा तभी ये एग्जिस्टेंस में है, क्योंकि वायरस आपके नॉर्मली सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, इन्हें होस्ट की जरूरत पड़ती है। तो ये वायरस जिस होस्ट को इन्फेक्ट करके आया होगा उसी से इसने ये आउटर मेम्ब्रेन ली है। ठीक है, और इसी आउटर मेम्ब्रेन में हमारे प्रोटीन्स अवेलेबल होते हैं। कौन कौन से प्रोटीन्स होते हैं, ये देखिए, ये प्रोटीन्स हैं आपके, इनको बोलते हैं हम ग्लाइकोप्रोटीन्स। ये जो प्रोटीन आपको दिख रहे हैं ये क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन। कितने टाइप के होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन बी, ग्लाइकोप्रोटीन सी एंड ग्लाइकोप्रोटीन डी। ये तीनों ग्लाइकोप्रोटीन आप ध्यान में रखेंगे, ये आउटर लिपोइडल मेम्ब्रेन में होते हैं जो कि होस्ट से आई है, और इन्हीं में ये ग्लाइकोप्रोटीन है। इसके अलावा जो ये टैग्यूमेंट है, टैग्यूमेंट हमेशा वायरल प्रोटीन को कंटेन करता है, यानी कि वायरस के लिए जो एसेंशियल प्रोटीन है, जैसे अभी आगे चल के आप साइकिल में देखोगे जो वायरल डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो इसी लेयर में होता है। ठीक है, क्योंकि ये वायरस के लिए जरूरी है डीएनए पॉलीमराइजेशन के लिए। इस डीएनए से बहुत सारे नए डीएनए बनाने के लिए ये चाहिए आपको। ठीक है, तो ये टैग्यूमेंट लेयर में होता है। कैप्सिड तो आउटर एनवेलप है ही, अंदर आपका डीएनए है जो कि क्या है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। ठीक है, सिंगल डीएनए है। तो ये आपका क्या है, वायरस का स्ट्रक्चर हो गया हर्पीज वायरस का। तो अभी हम ये कैसे इन्फेक्ट करेगा, क्या करेगा, उसे डिस्कस करने से पहले हमें टाइप्स को जान लेना जरूरी है कि ये हर्पीज जो सिंप्लेक्स वायरस है इसके कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, और उससे भी पहले एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट दिमाग में बैठा लीजिए कि जो हर्पीज इन्फेक्शन है इसे क्योर नहीं किया जा सकता है। रीजन क्या है, ये एक लाइफ लॉन्ग इन्फेक्शन है, क्योंकि जब भी हर्पीज सिंप्लेक्स का वायरस हमारी बॉडी में आता है तो हमारे न्यूरॉन्स में, ठीक है, ये हमारे न्यूरॉन्स में जाके वहां शांत होके बैठ जाता है, कोई इन्फेक्शन नहीं करता न्यूरॉन्स में, वहां जाके ये बैठ जाता है। और जब भी फिर आगे चल के जब हम क्या करते हैं, जब हम कोई मेडिसिन लेंगे, चलो ठीक है, वो जो इन्फेक्शियस था वो तो आपका ठीक हो जाएगा, चलो आपने सेल्स को ठीक कर लिया, लेकिन जो वो न्यूरॉन्स में बैठा हुआ है ना, वो हर्पीज सिंप्लेक्स का वायरस सोया हुआ है, डोरमेंट स्टेज में है, वो क्या होता है, वो किल नहीं होता है। तो क्या होता है, इन फ्यूचर जब आपकी एज बढ़ेगी, कारण हो सकते हैं, एजिंग हो सकता है, स्ट्रेस, कभी आपकी बॉडी में ज्यादा स्ट्रेस लेवल हो गया, आपको कुछ और आपकी ऐसी क्रॉनिक डिजीज हो गई है, या फिर आपकी इम्यूनिटी सप्रेस हो गई है, तो इन सब केसेस में, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया, इन सब केसेस की वजह से वो डोरमेंट जो सोया हुआ वायरस है ना, वो कभी भी एक्टिवेट हो सकता है और हर्पीज इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। इसीलिए हर्पीज को कंप्लीटली क्योर नहीं किया जा सकता है, केवल इसका सिम्टोमेटिक आपका ट्रीटमेंट आप कर सकते हो कि आपके सिम्टम्स जो आ रहे हैं उससे आपको रिलीफ मिल सके। साथ ही साथ आप ट्रांसमिट होने से रोक सकते हो, किसी एक इंसान से दूसरे इंसान को होने से आप रोक सकते हो, बट इसको आप कंप्लीटली क्योर नहीं कर सकते हो। रीजन मैं आपको बता चुकी हूँ।
अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस, कितने टाइप के होते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जो हमारे टाइप्स हैं ये टोटल 8 टाइप के होते हैं, ठीक है। हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस 8 टाइप का है। तो फटाफट से हम सारे वायरस को डिस्कस कर लेते हैं जो 8 टाइप्स हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा टाइप 1, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस 1, ठीक है, इस तरीके से आप लिखोगे। फिर टाइप 2 आएगा, ठीक, टाइप 2 इसको क्या बोलोगे, HSV2, रोमन में लिखना है इसे, ठीक है। फिर आएगा आपका टाइप 3, टाइप 3 को हम कैसे HSV3 भी लिख सकते हैं, ज्यादातर आपको लिखा हुआ दिखेगा ह्यूमन हर्पीज वायरस HHV थर्ड, ठीक है। और फिर इसके नीचे ऐसे ही चलते रहेंगे। टाइप 4 जो होगा उसको हम बोलेंगे HHV4, फिर आ जाएगा HHV5, HHV6। ये क्यों है, ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट क्लियर आपके होने चाहिए इससे रिलेटेड। ये हो गया। और लास्ट है हमारा HHV8। तो ये टोटल 8 आपके वायरस हैं और इनको अभी हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। 1 बाय 1 हम देखेंगे कि कौन सा वायरस कैसे इन्फेक्ट करता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ टाइप 1। तो ध्यान में रखेंगे जो HSV1 है सॉरी, हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस 1, ये ओरल हर्पीज कॉज करता है। ओरल हर्पीज मतलब कि यहाँ पे जो आपका इन्फेक्शन होगा ओरल कैविटी में होगा, और अगर ट्रांसमिट किसी को हुआ तो वो भी वाया ओरल कैविटी ही होगा, ठीक है। तो या तो आपका ओरल किसी से कांटेक्ट है तो हो सकता है, ओरोजेनाइटल कांटेक्ट की वजह से भी ये आपका हर्पीज इन्फेक्शन HSV1 फैल सकता है, ठीक है। ड्यूरिंग सेक्सुअल कांटेक्ट अगर ओरोजेनाइटल आपका कांटेक्ट हो रहा है और किसी आपके जो सेक्सुअल पार्टनर है उसे ये हर्पीज वायरस है, आपका इन्फेक्शन है बेसिकली, तो आपको वो ट्रांसमिट हो सकता है। तो ये ओरल हर्पीज है। टाइप 2 की बात करते हैं तो ये है आपका जेनाइटल हर्पीज है। जेनाइटल हर्पीज मतलब यहाँ पे जो इन्फेक्शन होता है, इस वायरस का जो टारगेट होता है वो आपके जेनिटल्स होते हैं। फीमेल्स में वजाइना हो गया, मेल में पेनिस हो गया, तो यहाँ पे ये इन्फेक्शन रहेगा। तो इसका ट्रांसमिटेंस कैसे होगी, ऑब्वियसली इंटरकोर्स के टाइम पे ये आपका ट्रांसमिट हो सकता है एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर को। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि मदर से बेबी को भी ये हो सकता है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। जब बेबी डिलीवर होता है, मदर के वोम से बाहर आता है, तो वो वेजाइनल रूट से ही आता है। तो अगर मान लो मदर को हर्पीज इन्फेक्शन है HSV2, तो वो बेबी को भी हो सकता है क्योंकि उस टाइम पे कांटेक्ट बना है ना। तो ये ध्यान में रखेंगे। टाइप 3 की बात करें, टाइप 3 का एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं, बहुत पॉपुलर है, वेरिसेला जोस्टर वायरस। वेरिसेला जोस्टर वायरस, तो इसको वेरिसेला जोस्टर वायरस भी बोलते हैं टाइप 3 को। और ध्यान में रखिएगा जब भी किसी इंसान को ये जो इन्फेक्शन होता है ना वेरिसेला जोस्टर, वो कैसे फैल सकता है, वो अगर मान लीजिए किसी को ये इन्फेक्शन है, वो कफ करता है, स्नीज करता है, खांसता है, छींकता है, और वो उसकी जो ड्रॉपलेट्स हैं किसी दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं, तो ये आसानी से ट्रांसमिट हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो और दूसरा दूसरा ट्रांसमिटेशन का तरीका अभी मैं बताती हूँ आपको, पहले से समझो। जब भी वेरिसेला जोस्टर वायरस का इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले जो आपको देखने को मिलते हैं वो होते हैं चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स हो जाएंगे, ठीक है, ये प्राइमरी है। और क्योंकि वेरिसेला जोस्टर वायरस आपका न्यूरॉन्स में जाके डोरमेंट स्टेज में चला जाता है, जो मैंने पहले आपको बताया था, इसी वजह से क्या होता है, सपोज आज चिकन पॉक्स हुए, वेरिसेला जोस्टर वायरस इन्फेक्शन हुआ, चिकन पॉक्स हुए, आपके ठीक हो गए। चिकन पॉक्स क्या होते हैं, ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, पूरी बॉडी में ब्लिस्टर्स बन जाते हैं जिनके अंदर फ्लूइड रहता है ना, तो आपके ठीक हो गए। लेकिन इन फ्यूचर कभी भी अगर आप ऐसे स्टेज में आते हो, आपका इम्यून सिस्टम वीक है, आपकी एज बढ़ रही है, स्ट्रेस हो रहा है, तो वो कभी भी जो अभी सोए हुए आपके वायरस हैं वो कभी भी एक्टिवेट हो जाएंगे। और उनके एक्टिवेशन की वजह से आपका, आप सीधे लिख सकते हो कि अगर रीएक्टिवेशन हुआ, वेरिसेला जोस्टर वायरस कभी भी रीएक्टिवेट हुए, तो उनकी वजह से क्या हो सकता है, सिंगल्स। सिंगल्स आपका क्या होता है, रैशेज होते हैं बेसिकली, ठीक है, बहुत पेनफुल रैशेज होते हैं, बॉडी में आ जाते हैं, ठीक है। ये सिंगल नहीं है, शिंगल है, ठीक है। तो ये आपका रिएक्टिवेशन में ये देखने को आपको मिलेगा। तो जनरली पहला तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है कि किसी ने खांसा छींका उसके थ्रू आपको हो गया। दूसरा होगा ब्लिस्टर्स के थ्रू। चिकन पॉक्स के ब्लिस्टर्स बने होते हैं पूरी बॉडी में और ब्लिस्टर्स के अंदर फ्लूइड है। तो अगर आप किसी भी तरीके से वो ब्लिस्टर्स फटते हैं, उनका फ्लूइड आपके कांटेक्ट में आता है, तो आपको भी वो इन्फेक्शन हो सकता है। समझ में आ गया, ठीक है।
HHV4 पे आइए। HHV4 जो है वो क्या है आपका, एप्स्टीन बार वायरस भी इसे बोलते हैं, एप्स्टीन बार वायरस। तो ये एप्स्टीन बार वायरस को हम किसिंग वायरस भी बोलते हैं। किसिंग वायरस इस वजह से इसको नाम दिया गया क्योंकि इसका ट्रांसमिशन वाया सलाइवा होता है। अगर आप किसी एक इंसान का सलाइवा दूसरे के कांटेक्ट में आ रहा है तो ये आपका ट्रांसमिट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये बात ध्यान में रखेंगे। तो एप्स्टीन बार वायरस की जब भी इन्फेक्शन होता है तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा बॉडी में जो कंडीशन आपको देखने को मिलेगी वो है मोनोन्यूक्लियोसिस। क्या है? मोनोन्यूक्लियोसिस। इसमें क्या होता है, हमारे जो WBCs होते हैं ना, व्हाइट ब्लड सेल, वो साइज और शेप दोनों में बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो आपका एक बड़ा WBC या साइज और शेप में आपको मिल जाएगा और ये साइन है कि एप्स्टीन बार वायरस का इन्फेक्शन हुआ है। अब मोनोन्यूक्लियोसिस जब भी होती है तो बॉडी में क्या साइन सिम्टम्स आते हैं? जनरली फ्लू लाइक सिम्टम्स आते हैं। जैसे किसी को फ्लू हो जाता है ना, जैसे इन्फ्लुएंजा बताया था मैंने आपको, जनरल फ्लू हो रहा है तो क्या होता है बताओ? फीवर आएगा, गले में सोर थ्रॉट हो जाएगा, वीकनेस आएगी, मसल्स में पेन स्टार्ट हो जाएगा। यही तो साइन ऑन सिम्टम्स होते हैं। ज्यादा से ज्यादा होगा तो बहुत से केस में वॉमिटिंग, डायरिया भी हो सकता है। तो वही होगा मोनोन्यूक्लियोसिस के केस में। समझ में आ गया? और हाँ, ये तो नॉर्मल है, मोनोन्यूक्लियोसिस अगर हुई तो वो क्योर हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए यही इन्फेक्शन किसी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन को होता है, सपोज किसी को एड्स है और ये आपका इन्फेक्शन हो गया, तो ऐसे केसेस में ये कैंसर भी कॉज कर सकता है। तो हम कह सकते हैं कि ये ऑन्कोजेनिक भी हो सकता है। ऑन्कोजेनिक मतलब कैंसर कॉजिंग भी हो सकता है, किनमें? इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स में। तो ये है एप्स्टीन बार वायरस। इसके बाद आता है HIV5। ये आपका देखो HIV5 जो है आपका, 1 मिनट है, ठीक है, साइटोमेगालो वायरस। इसका नाम क्या है? साइटोमेगालो वायरस, CMV बोलते हैं इसे। तो साइटोमेगालो वायरस देखो, जो नॉर्मल इंडिविजुअल्स हैं यानी कि जो हेल्दी पीपल हैं, अगर उनमें ये इन्फेक्शन होगा तो बिल्कुल माइल्ड सिम्टम्स आएंगे फ्लू के, जो अभी मैंने आपको बताया, फीवर, फटीग वगैरह, और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स में ये इन्फेक्शन होता है, ये CMV इन्फेक्शन, तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैं इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड में बता रही हूँ आपको कौन कौन होते हैं, बताओ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड। इन्फेंट्स हो गए, छोटे बच्चों का इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं हुआ होता है ना। और दूसरे हो गए हमारे, सपोज किसी को कोई, आपका मान लो एड्स का कोई पेशेंट है, इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होती है ना इनकी भी। तो देखो इन्फेंट्स में क्या होगा, और एड्स के साथ साथ दूसरे भी रीजन आप यहाँ पे जोड़ सकते हो, जैसे कि मान लीजिए किसी को कोई दूसरी बीमारियां बहुत ज्यादा हैं तब भी उसकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज रहती है। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसकी भी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज रहती है। मैंने आपको बताया था क्यों होती है, जब प्रेगनेंसी के टाइम पे हमारा इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज क्यों होती है, क्योंकि हमारी बॉडी तैयारी करती है, वो ये चाहती है कि जो फीटस है, कहीं हमारी बॉडी हमारे फीटस को ही अब आउटसाइडर ना समझने लगे और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी ना बनाने लगे। इसीलिए प्रेगनेंसी के टाइम पे आपका इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाता है। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ एड्स लिखा है। अगर इन्फेंट्स में ये साइटोमेगालो वायरस का इन्फेक्शन होता है तो क्या होगा, देखो विजन लॉस हो सकता है, विजन लॉस, ठीक है, देखने में आपकी आईसाइट जा सकती है उसकी। हियरिंग लॉस, सुनने में प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही साथ अगर मान लीजिए ये इन्फेक्शन फीटस में ही हो गया, माँ से बच्चे को हो गया आपका, मैंने अभी आपको इसके अच्छा वो बताया ही नहीं ना कैसे कैसे होता है, अभी मैं बताती हूँ। तो अगर मान लीजिए माँ से बेटे को, आपका बच्चे को फीटस में ही ये हो गया था, तो उस केस में डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटीज भी आ जाएंगी, प्रॉपर फीटस का डेवलपमेंट नहीं होगा। अब बात आती है अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड जो हमारे और पॉपुलेशन है, जैसे एड्स के पेशेंट हैं या फिर कोई क्रोनिक इलनेस वाले पेशेंट्स हैं, तो ऐसे लोगों में क्या होगा? ऐसे लोगों में अगर ये इन्फेक्शन होता है तो आप ऐसे याद कर सकते हो, इसे 4 ऑर्गन हैं जो अफेक्ट होते हैं, जिन्हें याद करोगे आप सेल से। सी रिप्रेजेंट करता है कोलॉन को, तो कोलाइटिस हो जाती है, कोलॉन में कोलाइटिस हो जाएगी, इन्फ्लामेशन ऑफ कोलॉन। ई रिप्रेजेंट करता है आईज को, और आईज में हो जाता है हमारा कंजक्टिवाइटिस, और किरेटो कंजक्टिवाइटिस भी आप इसे बोल सकते हो, यानी कि आपके कॉर्निया और जो आपका कंजक्टिवा है दोनों में इन्फ्लामेशन हो जाता है। एल रिप्रेजेंट करता है लंग्स को, तो लंग्स में हो जाता है निमोनिया, और दूसरा एल रिप्रेजेंट करता है हमारे लीवर को, और लीवर में हो जाता है हेपेटाइटिस या हेपेटोटॉक्सिसिटी लिख देते हैं, टॉक्सिसिटी। तो ये देखो, ये आपको इस तरीके से आप सेल, इसका मिनोमिक है जिससे आप इसे याद कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड में।
और जो नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल है उनमें अगर CMV इन्फेक्शन हो रहा है तो वो अपने आप ही ठीक हो जाता है, बहुत माइल्ड फ्लू लाइक सिम्टम्स आते हैं। नाउ साइटोमेगालोवायरस कैसे आपका ट्रांसमिट होता है, तो ध्यान में रखिएगा, ये ब्लड के थ्रू ट्रांसमिट हो सकता है। किसी को CMV इन्फेक्शन है और उसका ब्लड के कांटेक्ट में आप आ रहे हो तो आपको हो सकता है। सीमेन के कांटेक्ट में हो सकता है, तो ड्यूरिंग सेक्सुअल अगर इंटरकोर्स आपका क्या होता है, अगर सीमेन आपका किसी इन्फेक्टेड पर्सन का सीमेन आपके कांटेक्ट में आता है तब भी आपको ये हो सकता है। तीसरा, ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू हो सकता है, जो मदर फीड करा रही है बेबी को तो उसमें वो ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू आसानी से वो बच्चे को जा सकता है ये CMV इन्फेक्शन। ट्रांसप्लांटेशन के केसेस में भी ये ट्रांसमिट हो जाता है, जैसे मान लीजिए किसी की किडनी फेल हो गई है, दूसरे इंसान की किडनी लगाई जा रही है, अगर उस दूसरे इंसान को CMV इन्फेक्शन था तो वो इन्फेक्शन आपको भी हो सकता है। तो ये ट्रांसमिटेंस के आपके क्या है, रूट्स हैं या मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, कैसे कैसे CMV ट्रांसमिट हो सकता है। नाउ कम्स टू 6th एंड 7th, इन दोनों को हम साथ में करेंगे। ये दोनों ही जो हैं ये इन्फेंट्स में इन्फेक्शन करते हैं और इन्फेंट्स में क्या कॉज करते हैं, रोजियोला इन इन्फेंट। तो ये बेसिकली इन्फेंट जो है आपके 6 महीने से 2 साल तक के बच्चे जो हैं बेसिकली वो सबसे ज्यादा अफेक्ट होते हैं इससे, रोजियोला से। तो ये इन्फेंट्स में कॉज करता है। रोजियोला में होता क्या है, फीवर आता है बच्चों को और पिंक रैशेस आ जाते हैं बॉडी में, ठीक है, जो कि यूजुअली ठीक भी हो जाते हैं। तो ये लेकिन आपको पता होना चाहिए। और इन दोनों में भी अगर आप कंपैरेटिवली देखो तो सबसे ज्यादा HHV6 की वजह से रोजियोला होता है, इसकी वजह से भी होता है लेकिन कंपैरेटिवली 6 ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है फॉर रोजियोला इन इन्फेंट्स, ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। लास्ट आता है HHV8, और HHV8 जो देखो इसे मैं थोड़ा सा अप करके लिख रही हूँ, ठीक है, ताकि विजिबल हो। तो HHV8 जो है इसको क्या बोलते हैं, देखो, कैपोसी सार्कोमा एसोसिएटेड हर्पीज वायरस। कैपोसी सार्कोमा एसोसिएटेड हर्पीज वायरस, ये नाम से पता लग रहा है कि इस वायरस के इन्फेक्शन की वजह से सार्कोमा होगा, कैंसर होगा। अब ये किन में होता है, नॉर्मली जो हेल्दी इंडिविजुअल्स हैं उनको अगर ये टाइप 8 वाला आपका वायरस इन्फेक्शन हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ठीक हो जाते हैं, ठीक है, कोई डेंजरस नहीं है। लेकिन अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, सपोज एड्स का कोई पेशेंट है और उसको ये इन्फेक्शन हो जाए तो उस केस में ये जो आपका वायरस है ये सार्कोमा कैंसर कॉज कर सकता है। कैपोसी सार्कोमा क्या होता है, बेसिकली बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में ना लीजन्स बनने लगते हैं, पर्पल ब्राउन कलर के आपके लीजन बनने लगते हैं, घाव बनने लगते हैं, और ये लीजन्स ही बाद में टाइम के साथ डेवलप होके कैंसर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये लीजन्स में ब्लीडिंग भी होने लगती है, समझ रहे हो ना। तो ये वायरस का इन्फेक्शन नॉर्मली आपका ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं करता है हेल्दी में, लेकिन अगर कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन है तो उनमें ये कैंसर कॉज कर सकता है। तो ये आपका कैपोसी सार्कोमा है। तो ये सारे हो गए आपके टाइप ऑफ हर्पीज वायरस, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अब बात आती है, टाइप हमने पढ़ ली है, अब हम ये देखेंगे कि कैसे ये हर्पीज वायरस सेल्स को इन्फेक्ट करता है, ठीक है, हमारी सेल्स में जाके ये इन्फेक्शन कैसे करता है, इसकी साइकिल को हम समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है, चलिए अब हम साइकिल को समझते हैं फटाफट से, ठीक, फिर उसके बाद हम ट्रीटमेंट पे आ जाएंगे, क्योंकि साइकिल मैंने पहले ही बताया, अगर आपको साइकिल समझ में आ रही है तो ट्रीटमेंट आप एकदम क्विकली समझ जाएंगे, ठीक है, उसमें कोई टाइम नहीं लगने का। तो पहले साइकिल को समझिए। चलिए, साइकिल इसका मतलब अगर कोई वायरस है तो वो हमारी सेल को इन्फेक्ट कर रहा है। तो चलिए पहले हम एक सेल बना लेते हैं, ये हमारी सेल है, हमारी सेल है ये, ठीक है, ह्यूमन सेल है, क्योंकि हम ह्यूमन की ही बात कर रहे हैं। हालांकि ये जो हर्पीज है एनिमल्स में भी होता है, मैं ह्यूमन सेल की बात कर रही हूँ। ह्यूमन सेल है, सेल के अंदर ये है भाई हमारा न्यूक्लियस, और ये है न्यूक्लियस के अंदर हमारा DNA, ये है, ठीक है, ज्यादा नहीं डिटेल में जाना है। ये हो गई हमारी सेल। वायरस आएगा, अब पहली बात ये आती है कि वायरस को पहले हमारी एंट्री लेनी पड़ेगी सेल के अंदर, ठीक है, तो इसके स्टेप्स देखो, वन बाय वन सारे स्टेप्स हम डिस्कस कर रहे हैं, कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है अटैचमेंट का। वायरस को अंदर एंट्री लेने के लिए सबसे पहले अटैच होना पड़ता है। ये वायरस घूम रहा है बाहर, ठीक है, आ तो गया है बॉडी में, घूम रहा है, उसे चाहिए कि मैं सेल से किसी भी तरीके से जुड़ सकूं, क्योंकि एक बार मेरा अटैचमेंट हो गया तो उसके बाद मैं एंट्री लेने के लिए एक स्टेप आगे बढ़ सकता हूं, ठीक है। तो क्या करेगा, देखो, ये वायरस में जो ये ग्लाइकोप्रोटीन मैंने आपको बताई थी ना, 3 ग्लाइकोप्रोटीन B, C एंड D, यही ये काम करवाएंगी। तो क्या होता है, पहले इसको स्ट्रक्चर को थोड़ा समझ लो, ह्यूमन सेल में क्या क्या चीजें हैं। ह्यूमन सेल्स में
जो हमारी ये मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन में एक स्पेसिफिक आपका कंपोनेंट होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोटियोग्लाइकेन, प्रोटियोग्लाइकेन हिपैरिन सल्फेट। ये हमारा क्या है, एक कंपोनेंट है। तो होता क्या है, और इसके अलावा ये भी देख लो और क्या क्या है, ठीक है। 1 मिनट। तो ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है। तो सेल मेम्ब्रेन में देखो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट मैंने बता दिया कि आपका प्रोटियोग्लाइकेन हिपैरिन सल्फेट है। नेक्स्ट हमारे पास क्या क्या होते हैं, देखो सेल मेम्ब्रेन में हमारे कुछ रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं लाइक दिस। पहला जो रिसेप्टर है इसका नाम है नेक्टिन रिसेप्टर, ठीक है, नेक्टिन रिसेप्टर। नेक्स्ट एक और रिसेप्टर हमारे पास अवेलेबल होता है, इसका नाम है आपका हर्पीज वायरस एंट्री मीडिएटर, ठीक है। ये HVEM बेसिकली है। तो ये भी हमारा एक रिसेप्टर है जो कि हर्पीज वायरस की एंट्री करवाएगा। तो ये हमारा नॉर्मल सेल के कंपोनेंट है जो हमारी सेल्स में ये चीजें प्रेजेंट होती हैं। अब देखो वायरस कैसे इनकी हेल्प से अंदर एंट्री लेता है, कैसे कैसे प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले वायरस आएगा। अब मैं वायरस को पूरा न बना के केवल आउटर कोट दिखा रही हूँ इसका, ठीक है। ये आपका वायरस का क्या है, ये हमारी क्या है, बाहर की मेम्ब्रेन है, आउटर लिपिड मेम्ब्रेन, और इसमें आपके ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, हमें पता है, ठीक है। तो ग्लाइकोप्रोटीन ऐसा करते हैं, 2 ग्लाइकोप्रोटीन मैंने रेड से दिखा दिए हैं और एक में दिखा रही हूँ ग्रीन से। कौन सा वाला, ये वाला ग्लाइकोप्रोटीन डी, सो दैट डिफ्रेंशिएशन हो सके, ठीक है। तो देख क्या होता है, सबसे पहले वायरस आया, वायरस को ये प्रोटियोग्लाइकेन दिख रहा है सरफेस में, तो ये फटाफट से इसके जो ये ग्लाइकोप्रोटीन बी और सी है ना, इनमें से दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। फटाफट ये क्या करते हैं, इस ग्लाइकोप्रोटीन से, ये ग्लाइकेन से सॉरी, इससे अटैच हो जाते हैं। बी भी हो सकता है और सी भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि कौन है नियर बाई विसिनिटी में। तो फटाफट से ग्लाइकोप्रोटीन बी और सी की मदद से ये वायरस इस प्रोटियोग्लाइकेन हिपैरिन सल्फेट से जुड़ गया। तो यानी कि अटैचमेंट हो गया। अब वायरस को एक जगह मिल गई है जुड़े रहने के लिए, अब वो इधर उधर नहीं भागेगा, उसे अपनी सेल मिल गई है जिससे उसे टारगेट करना है। तो कैसे हुआ, समझ में आ गया। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, अब क्या होगा, जो इसकी ग्लाइकोप्रोटीन डी है, जो ग्रीन कलर से मैंने शो की है, ये ग्लाइकोप्रोटीन डी अब अपने आसपास में सर्च करेगी कि कहाँ पे ऐसे रिसेप्टर हैं जिनके थ्रू मैं वायरस की एंट्री करा सकता हूं। तो उसे मिल गया अपना नियर बाई रिसेप्टर जो है नेक्टिन रिसेप्टर। और अगर इसके नियर बाई में HVEM होता तो वो इससे बाइंड हो जाता, ऑप्शन है उसके पास, दोनों फ्री हैं, ठीक है। तो फटाफट से ये जो ग्लाइकोप्रोटीन डी है वो बाइंड हो गया नेक्टिन रिसेप्टर से, उसे पास में दिख रहा है। अब जब ये सेकेंड स्टेप हो गया, फर्स्ट स्टेप क्या था, अटैचमेंट का, सेकेंड स्टेप क्या था, बाइंडिंग का, रिसेप्टर बाइंडिंग का, रिसेप्टर बाइंडिंग, ये हमारा क्या है, सेकेंड स्टेप है। तो अब रिसेप्टर से बाइंडिंग भी हो गई वाया ग्लाइकोप्रोटीन डी। तो यहां तक क्या समझ में आया, ग्लाइकोप्रोटीन बी और सी अटैचमेंट कराते हैं वायरस का सेल मेम्ब्रेन के साथ, और जो ग्लाइकोप्रोटीन डी है उसे रिसेप्टर से बाइंड करने में हेल्प करता है, क्योंकि रिसेप्टर से जब बाइंडिंग होगी तभी जाके वायरस अंदर एंट्री ले पाएगा। तो अब दोनों चीजें हो चुकी हैं, अटैचमेंट भी हो चुका है, बाइंडिंग भी हो चुकी है। अब इसके बाद बात आती है एंट्री की। तो थर्ड स्टेप जो बनेगा वो है एंट्री का। अब तैयारी हो चुकी है, अब वायरस सेल के अंदर एंट्री लेने को बिल्कुल तैयार है। तो देखो क्या होगा, ये वायरस अब रिसेप्टर से बाइंड होने के बाद इस तरीके से सेल के अंदर एंट्री ले लिया। इसके अंदर ये सब चीजें हैं, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। केवल मैं यहाँ पे डीएनए को दिखा देती हूँ, डबल स्टैंडर्ड डीएनए को। बाकी इसमें आपका बाहर से कोट है, ये आपको पता है, कैप्सिड है, टैगमेंट है, वो सब चीजें हैं। तो वायरस की अंदर एंट्री हो चुकी, कैसे हुई समझ में आ गया। अब ये वायरस, क्योंकि ये डीएनए वायरस है, तो ऑब्वियस सी बात है, डीएनए वायरस है यानी कि इसके अंदर डीएनए है, तो ये कहाँ जाएगा, ये वहां जाएगा जहां हमारा डीएनए है। क्योंकि हमारे डीएनए की, जो हमारे डीएनए की मशीनरी है, जो एंजाइम्स है, उन्हें ये यूज करेगा और प्रोटीन्स को बनाएगा, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन की प्रोसेस होगी, है ना, और नए वायरस बनेंगे। तो फटाफट से इसे पता चल गया, ये अंदर आया। अब ये क्या कर रहा है, न्यूक्लियस की तरफ आएगा, और न्यूक्लियस में इस तरीके से देखो एनवलप में पोर होते हैं, ध्यान रखिएगा, ये न्यूक्लियर एनवलप में ऐसे पोर होते हैं। तो ये फटाफट से आएगा और इस तरीके से इसकी क्या हो जाएगी, डॉकिंग होगी। यहाँ पे देखो न्यूक्लियर एनवलप में डॉकिंग हो गई, और डॉकिंग होने के बाद क्या होगा, जो इसके अंदर का डीएनए है, चलो हम अपना डीएनए दूसरे कलर से कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा डीएनए है, होस्ट का डीएनए है।
और वायरस का डीएनए आफ्टर डॉकिंग, जो वायरस के अंदर का डीएनए है वो इस तरीके से न्यूक्लियस के अंदर आ गया। ठीक है, डीएनए अंदर आ गया। अब देखो डीएनए में क्या होते हैं, आपके जीन होते हैं, सेट ऑफ जीन होते हैं, और हर जीन किसी एक पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, वायरस के स्ट्रक्चर में आपने देखा कि आपके पास क्या क्या है, देखो टेग्यूमेंट में वायरल प्रोटीन है, बाहर से आपका ये कैप्सिड भी है, ग्लाइकोप्रोटीन भी है, तो ये सब चीजों को बनाना पड़ेगा ना। अगर इस वायरस को अपने जैसे बहुत सारे वायरस इस सेल के अंदर बनाने हैं तो इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। और वो सब चीजें कैसे बनेंगी, इसी में ये जो वायरस है इसमें आपका क्या होंगे, जीन्स अवेलेबल होंगे। लाइक ये मान लो एक जीन है, ये दूसरा जीन है, ये तीसरा जीन है। ठीक है, तो हमेशा जब भी कोई जीन आपका ट्रांसक्राइब्ड होगा, उसका ट्रांसलेशन होगा, प्रोटीन बनेगी, वो स्पेसिफिक टाइप की प्रोटीन बनेगी। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो ये डीएनए है इसमें हर टाइप की प्रोटीन के लिए जीन अवेलेबल है। रेगुलेटरी प्रोटीन्स के लिए भी जीन है, आपके वायरल जो प्रोटीन है इनके लिए भी जीन है, ग्लाइकोप्रोटीन कैप्सिड्स के लिए भी जीन है। उतना हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बट इतना आप समझ लो। अब क्या होगा, चलिए अब क्या होगा, देखो ये डीएनए है, फटाफट से ये क्या करेगा, अब हमारे आरएनए पॉलीमरेज को यूज करेगा। जो हमारा ह्यूमन का आरएनए पॉलीमरेज है, आरपी लिख देती हूं मैं, आरएनए पॉलीमरेज, इस एंजाइम को यूज करेगा और क्या करेगा, एमआरएनए बना देगा। ये बना दिया इसने एमआरएनए, ये बन गया आपका वायरल एमआरएनए। जनरली न्यूक्लियस के अंदर क्या होता था, हमारा एमआरएनए बनता था जो हमारी सेल्स के लिए एसेंशियल प्रोटीन को बनवाएगा। लेकिन क्योंकि यहाँ वायरस के डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो गया वाया हमारे, ये आरएनए पॉलीमरेज किसका है, होस्ट का है, हमारा है, ह्यूमन का है, तो वायरल एमआरएनए बन गया। अब ये एमआरएनए फटाफट जाएगा हमारे राइबोसोम को ढूंढेगा, ये हमारा राइबोसोम है, और राइबोसोम की 30th सब यूनिट के ऊपर जाके इस तरीके से बैठ जाए। तो ये जो वायरल एमआरएनए है फटाफट हमारे राइबोसोम में गया और इस तरीके से आपका राइबोसोम की 30th सब यूनिट के ऊपर बैठ गया। अब ऑब्वियसली ये जो एमआरएनए बैठा है ये क्या करेगा, एमआरएनए क्या करता है, आपका प्रोटीन बनाता है। तो क्या बनेंगी, हमारी वायरल प्रोटीन आपकी सिंथेसाइज हो जाएंगी। ठीक है, अब वायरल प्रोटीन कौन कौन सी है भाई, अभी हमने देखा था वायरस में क्या क्या चीजें थी आपकी, कौन कौन से थे, आपकी ग्लाइकोप्रोटीन्स थे। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन हो गई, साथ में आपका वायरल के बाहर क्या था, आपका कैप्सिड थी। ठीक है, उसके अलावा और क्या क्या था, ग्लाइकोप्रोटीन है, कैप्सिड है, आपकी जो वायरल आपका जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, डीएनए पॉलीमरेज, ये हमारा क्या होता है, जो आपका टेग्यूमेंट लेयर मैंने आपको बताई थी ना, ये आपका क्या था, कैप्सिड था, इसके अंदर इस तरीके से डीएनए था। फिर इसमें आपका क्या था, बाहर से टेग्यूमेंट लेयर थी जिसमें वायरल प्रोटीन पॉलीमरेज एंजाइम था, और इसके बाहर से हमारी आउटर मेम्ब्रेन थी जिसमें हमारे क्या थे, इस तरीके से ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट थे। यही बताया था मैंने आपको। ठीक है, तो अब क्या हुआ, देखो ये सारी प्रोटीन बन चुकी हैं। अब क्या होगा, देखो फटाफट से देखो, ग्लाइकोप्रोटीन्स जो हैं आपके, ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है ये तो चले जाएंगे सेल मेम्ब्रेन के पास, क्योंकि आपको पता है कि ये जो आउटर सेल मेम्ब्रेन होती है ये होस्ट की ही होती है और इसी में ये ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। तो यहाँ पे भी जो ग्लाइकोप्रोटीन बन रहे हैं वो सेल मेम्ब्रेन के पास ही चले जाएंगे, होस्ट की सेल मेम्ब्रेन के पास, क्योंकि ये वायरस की असेंबली में यही मेम्ब्रेन काम आने वाली है अभी हमारे। अब कैप्सिड की बात करो, कैप्सिड चला जाएगा हमारे न्यूक्लियस के अंदर, ये जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ये भी चला जाएगा न्यूक्लियस के अंदर। इन्हें अलग अलग कलर से दिखा देते हैं, ये दिखा दिया पॉलीमरेज एंजाइम मैंने ब्लू कलर से, और कैप्सिड दिखा दिया मैंने ब्लैक कलर से। ठीक है, तो देखो क्या होगा, ये जो वायरल डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ये क्या करेगा, देखो ये जो डीएनए है हमारा ना, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, तो ये क्या करने वाला है, इस डीएनए की बहुत सारी कॉपीज तैयार कर देगा। लाइक दिस, देखो बहुत सारी कॉपीज बन गई, ये डबल स्टैंडर्ड होंगे डीएनए सारे। ठीक है, ये कॉपीज बन गई, डीएनए पॉलीमरेज का काम तो समझ में आ गया। ठीक है, नए नए डीएनए बना दिए, और ये कैप्सिड जब अंदर जाएगा, जो कि ब्लैक कलर से हमने शो किया हुआ है, कैप्सिड क्या करेगा, इन डीएनए को पैक कर लेगा अपने अंदर। मान लो ये एक डीएनए है, इसकी पैकिंग होती हुई मैं आपको दिखा देती हूँ। ये नया डीएनए बना था और कैप्सिड इस तरीके से इसे बाहर से क्या कर लेगा, पैक कर लेगा। ठीक है, तो कैप्सिड ने क्या किया, कवर तैयार कर दिया, ये बन गया देखो सेंटर में जो वायरस के रहता है।
आपका डीएनए अंदर है, बाहर से कैप्सिड है। अब ये जो कैप्सिड होता है, इसे जब तक ये न्यूक्लियस के अंदर है इसे बोलोगे आप प्रोकैप्सिड। क्यों? देखो अब ये जो कैप्सिड है अपने साथ डीएनए को लेके बाहर निकलने की कोशिश करेगा न्यूक्लियस से, और इस तरीके से हमारा क्या होगा, एक न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो एनवलप सा बना देगी, और इस तरीके से इसके अंदर ये कैप्सिड है और इसके अंदर ये डीएनए है। तो अब देखो जो वायरस है, वो जो कैप्सिड है वो कैसा दिखाई देगा, ये कैप्सिड है, कैप्सिड के अंदर ये डीएनए है और बाहर से न्यूक्लियर एनवलप है। ये न्यूक्लियर एनवलप क्या होता है, बहुत शॉर्ट लाइव्ड होता है, ये टेम्पररी होता है, आप कह सकते हो, जल्दी से ये खत्म हो जाता है। जैसे ही ये कैप्सिड प्रोकैप्सिड साइटोप्लाज्म में आता है, ये जो आपका एनवलप है ये लॉस्ट हो जाता है। तो इसे लॉस्ट होता हुआ दिखा दो, हटा दो यहाँ से, ठीक है। अब ये कैप्सिड और डीएनए रह गया, ठीक है। अब ये जो कैप्सिड और डीएनए है फटाफट से कहाँ जाएगा, हमारी मेम्ब्रेन के पास जाएगा। तो मैं इसे ऐसे जाता हुआ दिखा देती हूँ, ये देखो यहाँ से दिखाते हैं इसे, ये चला गया मेम्ब्रेन के पास। अब देखो मैंने बताया था ना, ये ग्लाइकोप्रोटीन्स जो बने हुए हैं, देखो इस स्ट्रक्चर के हिसाब से ग्रीन कलर के ग्लाइकोप्रोटीन है और रेड कलर का भी है ग्लाइकोप्रोटीन बी, ठीक है। तो ये इस तरीके से देखो यहाँ इंसर्ट हो गया है ग्लाइकोप्रोटीन, हमारी सेल मेम्ब्रेन में जाके इस तरीके से इंसर्ट हो गए हैं। फटाफट से ये कैप्सिड आएगा, अब ये यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। तो जब बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, देखो ये मेम्ब्रेन थोड़ा सा वेसिकल टाइप स्ट्रक्चर ले लेगी। कैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, देखो ये जो मेम्ब्रेन है हल्का सा ऐसे वेसिकल फॉर्म कर देगी, क्योंकि एक्सोसाइटोसिस होनी है। और इस मेम्ब्रेन में आपको पता है क्या क्या था, आपकी ग्लाइकोप्रोटीन्स पहले से प्रेजेंट थी, ठीक है। तो अब ये आएगा आपका, ये कैप्सिड आ रहा है अपने साथ डीएनए को लेके, और इस तरीके से ये मेम्ब्रेन में आ जाएगा लाइक दिस, ये डीएनए अंदर है, और फटाफट से एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस होगी और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बाहर निकल के आ जाएगा इस तरीके से। बाहर से ये आपका लेयर है, मैंने ब्लैक कलर से सेल मेम्ब्रेन बनाई है, इसमें ब्लू है तो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है जिसमें हमारा क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन्स आपके प्रेजेंट है। ये हमारे क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। अंदर हमारा क्या है, कैप्सिड है, कैप्सिड के अंदर आपका क्या है, डीएनए है। तो ये एक नया वायरस तैयार हो गया है और ये अब दूसरी सेल्स को इन्फेक्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी है। ये एक बनाया है मैंने, ऐसे ही बहुत सारे वायरस बनेंगे और नई नई सेल्स को जाके आपका इन्फेक्ट करेंगे, और इस तरीके से हर्पीस का इन्फेक्शन बढ़ता चला जाएगा। समझ में आ गया कैसे होता है? अगर आप इस साइकिल को समझ गए हो तो अब आप आसानी से इसके ट्रीटमेंट को समझ जाओगे कि कैसे हम हर्पीस का इलाज कर सकते हैं, क्या क्या टारगेट्स उसके हो सकते हैं। तो चलिए टारगेट्स पे फोकस करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में। तो ट्रीटमेंट, जैसा मैंने पहले भी बोला है कि कंप्लीट क्योर हो नहीं सकता है, क्योंकि एक लाइफ लॉन्ग इन्फेक्शन है, क्योंकि ये जो वायरसेस होते हैं वो डोरमेंट स्टेज में हमारे न्यूरॉन्स में रहते हैं और आगे इन फ्यूचर कभी भी एक आपकी एडवर्स कंडीशन मिलने पर ये वापस से रिएक्टिवेट हो जाते हैं। तो ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। तो चलिए, हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो हमारा ड्रग्स होती है ना, ड्रग्स के दो टारगेट होते हैं। तो अब बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। अगर किसी को इन्फेक्शन हो गया तो उसे कैसे ट्रीट करेंगे। अगर आप सेल साइकिल को समझ चुके हैं तो इन्फेक्शन आप एकदम से कर लेंगे। तो ध्यान में रखिए कि जो भी हमारी अभी तक ड्रग्स आई हैं वो दो टारगेट पे काम करती हैं। हालांकि टारगेट बहुत सारे हो सकते हैं, उस पर अभी भी आपकी रिसर्च चल रही है, लेकिन जो मेजर जो ड्रग्स आई हैं उनके टारगेट मैं आपको बता देती हूँ कि कौन से वो दो टारगेट हैं। तो पहला टारगेट है, देखो टारगेट्स की बात हो रही है, तो पहला टारगेट कौन सा है आपका, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ये कौन सा डीएनए पॉलीमरेज है भाई, वायरल डीएनए पॉलीमरेज है। जो ये मैंने आपको बताया था ना कि वायरल प्रोटीन बनी थी, वायरल डीएनए पॉलीमरेज बना था, तो ये पहला टारगेट है। तो अगर इस एंजाइम को आप रोक दो, इसके इनहिबिटर्स दे दो, तो जो डीएनए की कॉपीज तैयार हो रही हैं वही नहीं होंगी, और डीएनए की कॉपी नहीं बनेंगी तो ये नए वायरस बनेंगे कैसे। समझ में आ रहा है? तो पहला टारगेट है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। इसके बाद जो सेकेंड टारगेट है जो आपको देखने को मिलेगा वो क्या रहते हैं, वो होते हैं हमारे न्यूक्लियोटाइड एनालॉग। न्यूक्लियोटाइड एनालॉग, अब इसे समझने की कोशिश करो कि न्यूक्लियोटाइड एनालॉग क्या होते हैं। देखो वायरस है,
ठीक है, इसका ये डीएनए है। जब ये नया डीएनए बना रहा है, ये डीएनए पॉलीमरेज की प्रेजेंस में एक डीएनए से नए डीएनए बन रहे हैं, तो ऑब्वियसली डीएनए कैसे बनता है, न्यूक्लियोटाइड ऐड होते रहते हैं और डीएनए बनता रहता है, यही तो है, न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर ही तो है डीएनए। तो अगर मान लीजिए वायरस के डीएनए में किसी जगह पे मान लो ग्वानिन आता था और ग्वानिन की जगह कोई दूसरा आपने बेस पेयर डाल दिया, तो उससे क्या बन जाएगा, जो डीएनए बनेगा वो फॉल्टी डीएनए तैयार हो जाएगा ना, तो वायरल प्रोटीन नहीं बनेगी। तो इसे सिंपल ऐसे समझो कि ये वायरस का, ये हमारा क्या है, डीएनए है वायरस का, और इस डीएनए में अपने अगर इसके स्ट्रक्चर को देखोगे तो इसमें बेस पेयर्स होंगे, प्यूरिन पायरिमिडीन बेस पेयर होंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ऐसी ड्रग बनाते हैं जो इनके बेस पेयर को क्या कर दे, रिप्लेस कर दे। सपोज ये एक बेस पेयर है यहाँ पे जिसका नाम है आपका थाइमिडीन, सबको पता है ना थाइमिडीन बेस पेयर, ठीक है, थाइमिन, तो थाइमिडीन है यहाँ पे सपोज। अब क्या हुआ, आपने ऐसी ड्रग दी जो इस थाइमिडीन को क्या कर दे, आपकी रिप्लेस कर दे, ऐसी मेडिसिन बनाई जो इसकी जगह पे जाके खुद बाइंड हो गई। तो अब ये जो डीएनए है वो कैसा डीएनए बनेगा, फॉल्टी डीएनए बन गया ना, ठीक है। अब वो तो एक्चुअल वायरल डीएनए तो ये रहा नहीं, तो अब इसके थ्रू जो भी प्रोटीन बनेंगी वो भी कैसी होंगी, आपकी फॉल्टी प्रोटीन होंगी, नॉन फंक्शनल प्रोटीन होगी। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात, ये जो डीएनए से जो नए डीएनए बन रहे हैं, इस डीएनए के थ्रू अब जो ये नए डीएनए बनेंगे वो डीएनए सारे के सारे कैसे होंगे, आपके नॉन फंक्शनल डीएनए होंगे, आप बोल सकते हो नॉन वायरल डीएनए होंगे। तो इस तरीके से आपकी कुछ मेडिसिन काम करती हैं जो कि है न्यूक्लियोटाइड एनालॉग जिन्हें बोलते हैं, जो दिखने में बिल्कुल न्यूक्लियोटाइड की तरह होती हैं। तो डीएनए के जो वायरस का डीएनए है उसके स्ट्रक्चर में न्यूक्लियोटाइड की जगह खुद जाके बैठ जाएंगी। अभी ये केवल थाइमिडीन था, अभी आगे चल के आप देखोगे ग्वानिन एनालॉग भी हैं जो ग्वानिन की जगह जाके बैठते हैं। तो इस तरीके से जो बनने वाली प्रोटीन होगी वो क्या होगी, नॉन फंक्शनल प्रोटीन होगी। तो ये इन्फेक्शन खुद ब खुद ही रुक जाएगा। जब वायरल प्रोटीन ही नहीं बनेंगी, ये जो प्रोटीन बनी थी ये प्रोटीन ही नहीं बनेंगी, तो नया वायरस कैसे बनेगा और वो बाहर कैसे आएगा, समझ में आ रहा है। तो दो टारगेट आपके पास है, एक तो हो गया डीएनए पॉलीमरेज को डायरेक्ट टारगेट करो, या दूसरा काम हो सकता है आप न्यूक्लियोटाइड एनालॉग हो सकते हैं कुछ जो आपके डीएनए के स्ट्रक्चर में खुद जाके बैठ जाएंगे और फॉल्टी डीएनए बनाएंगे। तो अब बात करते हैं इन्हीं दो टारगेट के बेसिस पे आपकी 3 क्लास बनती हैं ड्रग्स की, ठीक है। चलिए मैं इसे हटा रही हूं यहां से। तो सबसे पहला देखो, सबसे पहली ड्रग देखो आपकी कौन सी है। देखो एक और बात यहाँ पे बता दूं कि कुछ ड्रग ऐसी होंगी जो केवल इस पे काम करेंगी, केवल इस एंजाइम को इस पहले टारगेट पे काम करेंगी, कुछ ऐसी होंगी जो इस पे काम करेंगी, और कुछ ऐसी ड्रग्स भी हैं जो दोनों पे काम करती हैं, ठीक हो गया। तो इसी के हिसाब से पहली ड्रग देखो आइडोक्सुरिडीन, आइडोक्सुरिडीन ये हमारी पहली ड्रग है। अब इसे समझो ये कैसे काम करती है, ये मैं समझा चुकी हूँ ऑब्वियसली। ये सेकेंड मैकेनिज्म पे काम करती है जो अभी मैंने बताया था। ये क्या है आपका थाइमिडीन एनालॉग है, थाइमिडीन एनालॉग। तो जहां पे डीएनए के स्ट्रक्चर में थाइमिडीन है, वायरल डीएनए का जो स्ट्रक्चर जहां पे थाइमिडीन है वहां पे खुद जाके बैठ जाएगी, और फिर जो डीएनए बनेगा वो फॉल्टी डीएनए होगा, तो उससे जो प्रोटीन बनेगी वो भी फॉल्टी प्रोटीन होगी। तो इस तरीके से वायरस के इन्फेक्शन को रोक सकते हैं हम, क्योंकि अगर वायरल प्रोटीन ही नहीं बनेगी तो कैसे वायरस बनेंगे नए, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म अभी मैंने बताया है आपको। तो थाइमिडीन एनालॉग है, और ध्यान में रखिएगा कि आइडोक्सिरुडीन के अगेंस्ट ज्यादातर रेजिस्टेंस डेवलप हो चुकी है, तो इसका यूज अब ना के बराबर होता है। केवल एक कंडीशन है जहां इसे आई ड्रॉप के फॉर्म में यूज किया जाता है, वो है अगर किरेटो कंजक्टिवाइटिस हुई है किसी को। किरेटो कंजक्टिवाइटिस कहाँ पढ़ाया था मैंने आपको, साइटोमेगेलोवायरस के इन्फेक्शन में बताया था ना। अगर आपका जो कॉर्निया और कंजक्टिवा दोनों में इन्फ्लामेशन हुआ है तो उसके ट्रीटमेंट में आइडोक्सिरुडीन को अभी भी यूज किया जाता है, क्योंकि लोकली यूज हो रहा है बेसिकली। सिस्टेमिक इसकी टॉक्सिसिटी है, वैसे भी यूज नहीं होती, और रेजिस्टेंस तो इसके अगेंस्ट डेवलप है ही, तो और कोई इंडिकेशन ऐसी नहीं है जहां पे इसे यूज करते हैं, ठीक है। तो आई ड्रॉप के फॉर्म में इसके इलाज में इसे यूज करते हैं, ठीक है। सेकेंड क्लास में आ जाइए फटाफट से। सेकेंड क्लास कौन सी है आपकी, जो दूसरा न्यूक्लियोटाइड एनालॉग है वो भी हम यहीं पे कवर कर लेते हैं, ठीक है। आइडोक्सिरुडीन हो गया। अब आ जाइए, चलिए फॉस्कार्नेट को ही देख लेते हैं पहले। फॉस्कार्नेट, और फॉस्कार्नेट से पहले
चलिए अभी मैं वहीं पे इसे ऐड कर दूंगी, फॉस्कार्बोनेट पहले कर लेते हैं। तो फॉस्कार्बोनेट क्या करता है आपका, चलो इसे हटाओ पहले, क्योंकि फिर वो उसी का कॉन्टिन्यूएशन है ना, कंफ्यूज हो जाओगे। तो पहले अभी सेकंड वाला दूसरा टारगेट हम देख लेते हैं। सेकंड जो हमारे ड्रग अब हम डिस्कस करने जा रही हैं वो दोनों टारगेट्स पे काम करती है, पहले पे भी और दूसरे पे भी। कौन सी है वो देखो, असिक्लोविर या असाइक्लोविर, बोलो कैसे भी प्रोनाउंस करना है, गैंसिक्लोविर, गैंसिक्लोविर, ठीक है, और इसके अलावा फैंसीक्लोविर, एक मिनट, हाँ फैंसीक्लोविर होता है, हाँ फैंसीक्लोविर। तो ये हमारी क्या है, ये 3 ड्रग्स हैं जो एक दूसरे की ही कंजेनर हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे, देखो जो ये तीनों ही ड्रग हैं ये क्या करती हैं, इनका ड्यूअल मैकेनिज्म है, दोनों टारगेट पे काम करेंगी। कैसे करेंगी मैं आपको बताती हूँ। एसाइक्लोविर को लेके चल रही हूँ और ये दोनों वैसा ही मैकेनिज्म फॉलो करती है। तो क्या होता है, जब भी हम एसिक्लोविर लेते हैं, एसिक्लोविर सपोज आपने लिया, इसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो एसिक्लोविर क्या करती है, सेल के अंदर जाएगी, जो भी इन्फेक्टेड सेल है, और इन्फेक्टेड सेल के अंदर आपका क्या होता है, ऑब्वियसली जो वायरस है स्पेशली, उसके अंदर हमारे पास क्या रहता है, हर्पीज सिम्प्लेक्स स्पेसिफिक, हर्पीज सिम्प्लेक्स स्पेसिफिक थाइमिडीन काइनेज, ये एक एंजाइम होता है। और ये एंजाइम जो थाइमिडीन काइनेज है ना, केवल आपका उसी सेल में होगा जिसने हर्पीज को इन्फेक्ट की, जिस सेल को हर्पीज ने इन्फेक्ट किया है। तो ऐसा नहीं कि आपने एसिक्लोविर लिया, ये हमारी नॉर्मल सेल्स पे जाके काम करने लग जाएगा, तो ये एक एडवांटेज है। तो जो एसिक्लोविर जब उस सेल के अंदर जाएगा जिसे हर्पीज वायरस ने इन्फेक्ट किया है, केवल वहीं पे उसे ये एंजाइम मिलेगा, थाइमिडीन काइनेज, और एसिक्लोविर कन्वर्ट हो जाएगी एसिक्लोविर मोनोफॉस्फेट में। यह है एसिक्लोविर मोनोफॉस्फेट में कन्वर्जन हो गया। और जैसे ही एसिक्लोविर मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट होगी तो उसके बाद एक और स्टेप आगे बढ़ेगी, और हमारी जो खुद की होस्ट की सेल होती है वहां पे एक और काइनेज एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं सेलुलर काइनेज, और उस एंजाइम की प्रेजेंस में ये किस में बदल जाएगी, आपकी एसिक्लोविर ट्राइफॉस्फेट में बदल जाएगी। कन्वर्जन समझ रहे हो, एसिक्लोविर से मोनोफॉस्फेट केवल वही होगा जहां पे हर्पीज वायरस है, जिस सेल के अंदर, क्योंकि ये थाइमिडीन काइनेज केवल वहीं पे आपको मिलेगा, हर्पीज सिम्प्लेक्स स्पेसिफिक थाइमिडीन काइनेज, ठीक है। तो मोनोफॉस्फेट बना, और फिर मोनोफॉस्फेट से ट्राई, तो सेल के अंदर जो काइनेज होते हैं हमारे होस्ट सेल के, उनकी प्रेजेंस में आपका ट्राइफॉस्फेट बन गया। अब देखो जो ये होती है एक्टिव फॉर्म, अभी तक एसिक्लोविर एक्टिव नहीं था, अभी एक्टिव हो चुका है, अभी सीधे जाएगा। ड्यूअल मैकेनिज्म मैंने आपको बताया, पहला टारगेट है वायरल डीएनए पॉलीमरेज, तो सीधे जाके ये अपना डीएनए जो पॉलीमरेज है उसको इनहिबिट कर देगा। तो पहला तो इसने पहले टारगेट पे काम कर दिया, तो डीएनए पॉलीमरेज इनहिबिट हो गया, तो नए डीएनए नहीं बनेंगे, ये आपको पता है। दूसरा ये क्या करता है, ये ग्वानिन एनालॉग की तरह एक्ट करता है, ये खुद में क्या है, ग्वानिन एनालॉग है, यानी कि सेकेंड मैकेनिज्म को भी ये फॉलो कर रहा है। तो ये क्या करेगा, डीएनए के स्ट्रक्चर में जहां भी ग्वानिन था, वायरस का डीएनए है, वहां पे जहां पे भी उसे ग्वानिन दिखेगा, एसिक्लोविर उसकी जगह अपना आके बैठ जाएगा, ठीक है। और अपना बैठ के क्या कर देगा, ये सिंपल सी बात है, जो डीएनए बनेगा वो फॉल्टी डीएनए होगा, तो फॉल्टी डीएनए से फॉल्टी प्रोटीन ही बनेंगी। समझ में आ रहा है ना, सेम जैसे थाइमिडीन के साथ हुआ था, ये थाइमिडीन की जगह बैठा था एडोक्सिरोडीन, ये किसकी जगह बैठेगा, ग्वानिन की जगह। और ये भी सारे ऐसे ही हैं, गैंसिक्लोविर, फैंसीक्लोविर, ये भी सेम यही मैकेनिज्म फॉलो करते हैं। तो ये जो हमारी ड्रग है, इन्होंने दोनों मैकेनिज्म को फॉलो किया, पहला डीएनए पॉलीमरेज को भी इनहिबिट किया ताकि नए डीएनए ना बने, और दूसरा इन्होंने न्यूक्लियोटाइड एनालॉग की तरह भी एक्ट किया, और जहां पे ग्वानिन था, ग्वानिन की जगह खुद जाके ये ड्रग्स बैठ गई, और फाइनली जो आपकी जो प्रोटीन बननी थी वो प्रोटीन बनी ही नहीं, वायरस असेंबली होगी नहीं, नए वायरस बनेंगे ही नहीं। तो ये आपकी क्या है, सेकेंड आपकी आप बोल सकते हो कि सेकेंड टारगेट हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अब बात करते हैं इनके यूजेस के बारे में। एसिक्लोविर को देखिए, एसिक्लोविर सारे आपके जो इन्फेक्शन है सबके अगेंस्ट काम करता है, चाहे आपका वो हर्पीज सिम्प्लेक्स 1 वायरस से हुआ हो, सेकंड से हुआ हो, थर्ड से हुआ हो, फोर्थ से हुआ हो, लेकिन ये एक वायरस है जिसके अगेंस्ट ये काम नहीं करता है, वो है हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस नंबर 5, जो कि है साइटोमेगालो वायरस। तो ये जो है आपका सीएमवी के अगेंस्ट काम नहीं करेगा। अगर ये वाला इन्फेक्शन हुआ है सीएमवी का तो एसिक्लोविर काम नहीं करने वाला है, बाकी सबके अगेंस्ट ये काम करेगा।
बहुत ज्यादा इफेक्टिव ड्रग है। इसके अगर एडीआर की बात करते हैं तो एडीआर इसके साथ है, जैसे कि अगर आप जहां इसको टॉपिकली अप्लाई करोगे तो बर्निंग सेंसेशन होगी, ओरली आप लोगे तो आपको ये स्टमक अपसेट हो सकता है, नोजिया वॉमिटिंग आपको फील हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा अगर इसकी हाई डोज हो जाती है तो ये कन्वल्जन कोमा भी कॉज कर सकता है, सीजर्स कॉज कर सकता है। तो ये इसके कुछ क्या है साइड इफेक्ट हैं जो इसके साथ एसोसिएटेड हैं। अब बात करते हैं किसके बारे में, फैमसिक्लोविर के बारे में। तो फैमसिक्लोविर का एक और एडवांटेज ये है, ये इसी की एस्टर प्रोड्रग है, ठीक है, प्रोड्रग है एसिक्लोविर की ही, एस्टर इसमें ऐड हो गया है ग्रुप खाली। फैमसिक्लोविर क्या करता है आपका, हेपेटाइटिस बी जो वायरस होता है ना उसके अगेंस्ट भी इफेक्टिव है। तो ध्यान रखेंगे, हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन होता है ना जो हेपेटाइटिस बी का, उसके अगेंस्ट भी फैमसिक्लोविर अच्छा काम करता है। नेक्स्ट हमारा आता है गैंसिक्लोविर। जो गैंसिक्लोविर है आपका, इसका एक एडवांटेज ये है कि ये क्या करता है आपका, सीएमवी के अगेंस्ट भी काम करता है, साइटोमेगालो वायरस के अगेंस्ट भी ये इक्वली इफेक्टिव है। तो ध्यान में रखिएगा, गैंसिक्लोविर जो बना उसमें क्या एडवांटेज निकल के आया कि ये सीएमवी को भी इसने कवर किया, ठीक हो गया। तो ये कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो थर्ड आपकी कैटेगरी आती है वो है फॉस्कारनेट। जो ड्रग है हमारी कौन सी है, फॉस्कारनेट है। अब देखते हैं कि ये फॉस्कारनेट क्या करता है अभी। तो फॉस्कारनेट केवल एक ही मैकेनिज्म पे काम करता है, वो मैकेनिज्म क्या है, डीएनए पॉलीमरेज इनहिबिशन। ये सीधे क्या करेगा, फर्स्ट टारगेट को फॉलो करेगा, यानी कि डीएनए जो पॉलीमरेज है, वायरल डीएनए पॉलीमरेज, उसको ये क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा। तो ये आपका क्या है, फॉस्कारनेट का मैकेनिज्म है। और हमेशा फॉस्कारनेट से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखिएगा, जितने भी रेजिस्टेंट केसेस हैं, अगर मान लीजिए कोई इंसान को हर्पीज वायरस का इन्फेक्शन हुआ है, उसे आपने एसिक्लोविर दे दिया, गैंसिक्लोविर, फैमसिक्लोविर, दूसरी कोई भी ड्रग दे दी है, अब वो काम नहीं कर रही है, रेजिस्टेंट जो केसेस होते हैं उनके लिए फॉस्कारनेट यूज किया जाता है। तो ये था ऑल अबाउट हर्पीज वायरस इन्फेक्शन, उसका ट्रीटमेंट, उसकी साइकिल, सब कुछ हमने समझ लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।